अच्छा ठीक है, तो ये कि पिछली दफ़ा हमने जो जहाँ तक हमने काम किया था, हमारे पास ये था डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर एक्स इन डिफरेंट बेसिस। तो डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स थे। तो यहाँ पे बस अब बात शुरू करते हैं मैट्रिक्स नॉर्म्स की, कि मतलब नॉर्म्स का मतलब लेंथ ऑफ अ मैट्रिक्स और उसके जनरलाइजेशन के उसका मतलब क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म इज अ जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ और मैग्नीट्यूड, कि उस वेक्टर की कितनी लेंथ है मैग्नीट्यूड है। नॉर्मली हमें जो हमारा जो अंडरग्रेड का एक्सपीरियंस होता है, हम सिर्फ यूक्लिडियन नॉर्म जो आपके पास होता है, या फिर आपके पास ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y है, ये आपके पास कोई पॉइंट अगर मैं देता हूँ, लेट सपोज 1,3, मैं कहता हूँ आई ड्रॉ वेक्टर, और फिर मैं कहता हूँ इस ये वेक्टर लेट सपोज दिस इज a, और इस a का आपके पास नॉर्म अगर मैं कहूँ, तो नॉर्मली हम जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं वो इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक उसकी x डायरेक्शन में लेंथ है, एक y डायरेक्शन में उसकी लेंथ है, नॉर्मल पाइथागोरस उस पर लगाते हैं, एंड वी कंप्यूट द लेंथ। लेट सपोज ये मेरे पास हो गया 1 और ये हो गया 3, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और दिस इज 1 प्लस 9, दिस इज √10। ये इसका यूक्लिडियन नॉर्म है, जिसको हम 2 नॉर्म भी कहते हैं। दिस इज द जो नॉर्मल स्टैंडर्ड हमारे पास है, तो इसको यूक्लिडियन नॉर्म और इसको 2 नॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों कहते हैं ये भी बात आपको समझ में आएगी कि वाई वी कॉल दिस 2 नॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्म है उसको इस तरह करके लिखा जाता है, और दिस कैन बी डिफाइंड एज अ नॉर्म इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये है कि नॉर्म हम किस नॉर्म जो आपके पास होती है, जो लेंथ होती है, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। द नॉर्म, अभी यूक्लिडियन की बात नहीं है, मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए दिया ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारे पास नॉर्म हम किस लिहाज से इस्तेमाल करते हैं, लेंथ का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है और डिफरेंट तरीके की लेंथ क्या होती हैं। तो एक्स कोई भी नॉर्म के अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए। द नॉर्म ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, एंड x द नॉर्म ऑफ x मस्ट बी 0 इफ एंड ओनली इफ x इज 0। अगर x वेक्टर खुद 0 है तब उसका नॉर्म 0 होना चाहिए, उसके अलावा उसकी लेंथ 0 नहीं हो सकती है। और बाकी सारे केसेस में आपके पास नॉर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये मतलब है पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 2, अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा, मतलब स्केलिंग फैक्टर आपके पास वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर आप जो है ना वो नॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ये मतलब है पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 3 आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ये बहुत मतलब इजीली आप मतलब ये है कि यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आपके पास 2 वेक्टर्स है। लेट सपोज आई कॉल दिस वेक्टर x1 और ये उसका मॉड हो गया, एंड देन यू हैव यही जो कॉन्सेप्ट मैंने भी पहले समझाया था, लेकिन ये बहुत जनरलाइज हो जाता है। ये अगर दूसरा वेक्टर है, देन यू हैव दिस वन, और ये आपके पास जो तीसरा वेक्टर जो मैंने ब्लू में बनाया, दिस इज द नॉर्म इज x1 प्लस x2 नॉर्म। तो ये आपके पास 3 अलग अलग वेक्टर्स है। वो यहाँ पर ये सिंपल कहना चाह रहा है कि हमें ये पता होता है कि ये जो आपका ब्लू वाला है, दिस ब्लू वन विच इज द रिजल्टेंट वेक्टर is always less than or it can be equal to x1 plus x2। ठीक है, तो आपके पास वो कहता है कि ये जो आपके पास लेंथ है ये हमेशा छोटी होगी उन दोनों की कंबाइंड लेंथ से। ठीक है, छोटी होगी या बराबर होगी। हम पाइथागोरस के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर a की जो लेंथ है दैट इज √10, नियरली 3 पॉइंट समथिंग, और आपके पास जो इंडिविजुअल लेंथ है वो 1 और 3 है। तो 1 और 3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 4 बनेगा। तो आपके पास जो a है इसकी लेंथ हमेशा 1 + 3 4 से हमेशा छोटी होगी। अब बराबर उस वक्त हो सकती है इफ वी अज्यूम दैट x2 इज इक्वल टू 0, एक x2 एक वेक्टर है जो 0 है, तब ये आपके पास जो है ना ये इक्वालिटी जो है ना ये मीट कर जाएगी। तब आपके पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा, अगर हम x2 को 0 अज्यूम कर लें। और भी केसेस होते हैं, लेकिन ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 3 आपके पास क्लॉजेज हैं फॉर द वेक्टर नॉर्म। यहाँ पे आप देखते हैं द लास्ट इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये जो आखिरी मैंने बात की, जो मैंने प्रूव किया, लेट x1 x इज अ वेक्टर, ये आपके पास x एक वेक्टर है और ये उसके कंपोनेंट्स हो गए x1 से लेके xn तक। ठीक है, तो Rn
स्पेस के अंदर एक वेक्टर है, और ये आपके पास जो है ये मैटलैब का नोटेशन है जो ट्रांसपोज का है, बैक कोड का। नॉर्मली टी लिखा जाता है ट्रांसपोज के लिए, लेकिन ये नोटेशन मैटलैब का है जो इस बुक ने फॉलो किया शेन ने। देन द नॉर्म ऑफ एक्स कैन बी चोजन एज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वो कहते हैं अब देखो हमारी जो आमतौर पे आदत है, हम इस नॉर्म को देखते हैं, x2 नॉर्म को, ठीक है, यूक्लिडियन नॉर्म जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो अभी मैंने निकाला दैट वाज यूक्लिडियन नॉर्म। एक आपके पास नॉर्म ये भी पॉसिबल है, क्या क्या आपके पास जिसको वन नॉर्म कहते हैं, ये आपके पास वन नॉर्म है, ये आपके पास टू नॉर्म है, और ये आपके पास इन्फिनिटी नॉर्म है। तो वन नॉर्म आपके पास क्या है कि जी आपके पास यू ऐड द लेंथ ऑफ द वेक्टर सिंपली, और कुछ भी नहीं, कि जी अगर आपके पास कोई वेक्टर है, अगर मैं उसको R2 के अंदर कहूं, अगर मेरे पास एक वेक्टर है लेट सपोज वो R2 के अंदर है, और मेरे पास में 1 3 वही स्टैंडर्ड वेक्टर जो पहले मैंने लिया, तो यहाँ पर क्या मतलब बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा कि जी आपका उसका वन नॉर्म जो बनेगा x1, ये मैंने वन गलत लिख दिया, वो 4 बन जाएगा मेरे ख्याल से। ख्याल से नहीं भाई, यहाँ पे जो है ना ये कोर्स काफी डिफरेंट है, ख्यालात की वजह से बड़ा मसला हो जाएगा वैसे, क्योंकि मेरा जो मार्किंग का प्रोसीजर भी है वो भी 1 और 0 वाला मैं कोशिश करता हूँ कि अगर नहीं आता बंदे को तो नहीं आता है, और आता है तो वो नजर आता है। तो यहाँ पे आपके पास बिलाल सही कह रहे थे, दिस इज द आंसर। तो ये आपके पास ये बहुत जगह नॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जिस जगह कंप्यूटेशन हमको कम रिक्वायर्ड होती है, हमें पता है हम हैवी कंप्यूटेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, बिकॉज दिस स्क्वायर रूट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है इसका मसला बनता है। सेकंड आपके पास जो चीज है दैट इज द टू नॉर्म। तो टू नॉर्म की डेफिनेशन आपके पास क्या है, अब आपको यहाँ से अंदाजा हो गया होगा, ये असल में जो है ना ये स्क्वायर रूट इस वजह से आता है कि जी अगर आपके पास टू नॉर्म तो इसने लिख दिया, अगर मैं थ्री नॉर्म की बात करूं तो आपके पास i is equal to 1 to n all the vector components xi cube and then the cube root। तो ये थ्री नॉर्म इस तरह करके बनता है। तो ये जो आपके पास टू नॉर्म के अंदर स्क्वायर आता है और फिर ये स्क्वायर रूट आता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि ये टू नॉर्म के अंदर उसने जो है ना ये लिखा है विच इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जी अगर आपके पास x एक वेक्टर है और मुझे जो है उसका टू नॉर्म कंप्यूट करना है, मतलब लेट सपोज आपके पास x एक वेक्टर है, मैं बार बार वही एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि वो मैं एग्जांपल कोई और भी ले सकते हो, 1 3 इज अ वेक्टर, मुझे इसका टू नॉर्म निकालना है, तो वो कहता है यू कैन कंप्यूट यूजिंग x ट्रांसपोज x। तो अगर 1 3 एंड 1 3, तो आपने x ट्रांसपोज दिया, आपने x लिया, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो दिस इज द सेम थिंग। यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपके पास है दिस इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट, कि जी मैं वेक्टर को अपने आप से खुद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वेक्टर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, और फिर ये कि इसको स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो आपके पास दिस इज द टू नॉर्म, और द टू नॉर्म हम इनर प्रोडक्ट के थ्रू भी ले सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट का अच्छा एक कॉन्सेप्ट आउटर प्रोडक्ट का भी होता है, लेकिन जब वो आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इनर प्रोडक्ट आपके पास स्क्वायर रूट लेते हैं, यू गेट दिस आंसर। तीसरा आपके पास जो है दैट इज इन्फिनिटी नॉर्म, इनफाइनाइट नॉर्म, और आपके पास मैक्सिमम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, जो आपके पास उस वेक्टर के कंपोनेंट में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपके पास जो है ना वो इनफाइनाइट नॉर्म कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास 1 3 था तो 3 विल बी द x इन्फिनिटी नॉर्म, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। द टू नॉर्म इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो आपके पास है द टू नॉर्म, ये ओरिजिन से उसकी लेंथ है, जो कि अभी मैंने प्रूफ कर दिया। अगर आपके पास 3 डायमेंशनल का केस आगे आएगा तो वो आप देख लोगे। वी यूज एक्सक्लूसिवली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द यूक्लिडियन नॉर्म इन द सबस्क्रिप्ट 2 विल बी ड्रॉप्ड। तो जनरली जब भी आपके पास ये लिखा हुआ होता है इसका मतलब यही होता है कि हम टू नॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर कोई और नॉर्म होता है तो फिर वो लिखा जाता है, ये चेन ने लिखा है बहुत जगह, लेकिन वो स्पेसिफिकली 2 लिखते हैं। In MATLAB, the norms just introduced can be obtained by using the functions norm x1, norm x2, मतलब ये नॉर्मल उसका फंक्शन है आपके पास नॉर्म, और ये कि आपके पास you can compute the norms। यहाँ पे आपके पास ये एक और बुक से है सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि u इज अ वेक्टर, तो उसका नॉर्म ये टू नॉर्म है अंडर रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और ये आपके पास की रिप्रेजेंटेशन है, लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, जो अभी उसने बात की, लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये तो हमारे पास ओरिजिन ये 2D के अंदर आपके पास है, और ये आपके पास R3 के अंदर है। तो R3 के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपके पास एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहाँ पे भी होल्ड करता है जो पहले फॉर्मूला मैंने लिखा, कि आपके पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स, मतलब ये तीन इसके आपके पास जो वेक्टर्स हैं, मतलब आपके पास दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और ये आपके पास जेड हो गया। ठीक है, कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग क्या? दिस इज अ टू नॉर्म, तो ये आपके पास टू नॉर्म हो गया। हम आगे चलते हैं। तो ये वो फॉर्मूला जो पहले मैंने लिखा वो यहाँ पे, मतलब फॉर अ वेक्टर एक्स एन क्रॉस वन द यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ एक्स इज डिफाइंड टू बी, तो ये दिस द सेम थिंग। यहाँ पे आपके पास ये कि एक जो इसके अंदर डिफरेंस है, क्योंकि नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं करते, जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो आपके पास यू टेक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर आपके पास फ्रॉम द रियल वेक्टर्स, मतलब द वेक्टर एक्स इज आर एन, तो आपके पास वहां पे एक्स ट्रांसपोज एक्स आप यूज करेंगे, और जब आपके पास द फील्ड इज कॉम्प्लेक्स यू यूज द कॉन्जुगेट। ठीक है, फ्रोबेनियस मैट्रिक्स नॉर्म ये एक और नॉर्म है। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि जो हमने पहले तीन एक्सियम्स पढ़े, जो भी नॉर्म आप डिफाइन करेंगे ना, वो नॉर्म उसके अंदर वो तीन जो आपके पास एक्सियम्स हैं वो दे मस्ट बी मेट। ये तीनों आपके पास 1 2 3 ये तीन होने चाहिए। द नॉर्म मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपके पास ये होल्ड करनी चाहिए। तो अगर द फ्रोबेनियस नॉर्म ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी एम क्रॉस एन, अब आप समझते हैं कि यहाँ पे इसने जो सी लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी फील्ड कॉम्प्लेक्स है, तो द elements of A can be complex numbers is defined by the equation। इसका फ्रोबेनियस नॉर्म क्या कहलाता है? फ्रोबेनियस नॉर्म आपके पास ये है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका फ्रोबेनियस नॉर्म मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास कहता है समेशन आई जे ए आई जे स्क्वायर, और यहाँ पे वो ये कहता है कि आपके पास समेशन आई ए आई स्टार और टू टू, तो मतलब यहाँ पे वो कहता है कि ये आपके पास जो सारे के सारे आपके पास इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रेस आपके पास, ट्रेस का मतलब हमारे पास ये होता है कि जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इसका स्क्वायर है असल में, चाहे आप उसको आई के फॉर्म में ले लें, और ये अगर आप देखें रो, दिस इज रो एंड ऑल द, मतलब रो नंबर 1 एंड ऑल द कॉलम्स, ये मतलब है ऑल द कॉलम्स। यहां पर आपके पास मतलब है कि आपके पास ऑल द रोज, और कॉलम यहाँ पे इंडेक्सिंग कॉलम पे चल रही है, और ऑल द रोज मतलब अगर A1 लेंगे तो A1 के आपके पास मतलब यहाँ पर, तो आपके पास ये पहला कॉलम है, तो उसके सारे एलिमेंट्स को मैं लूंगा, सारे एलिमेंट्स को लेके मैं स्क्वायर करूंगा, और ये आपके पास उसका फ्रोबेनियस नॉर्म बनेगा। वो ये कहता है यहाँ पे बाज जगह हमें इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मतलब ये बहुत, मतलब ये है कि यूक्लिडियन नॉर्म तो हमारा बहुत जेनेरिक है जो यूज किया जाता है। कंट्रोल्स में हम इन्फिनिटी नॉर्म भी यूज करते हैं बास कंट्रोलर डिजाइन के अंदर। बाज जगह ये फ्रोबेनियस नॉर्म, मतलब यहाँ पे फ्रोबेनियस मेरा जो मकसद है इंक्लूड करने का वो सिर्फ ये है कि ये आपको अंदाजा हो कि उसके अलावा भी नॉर्म्स होते हैं, 1 नॉर्म 2 नॉर्म इन्फिनिटी नॉर्म के अलावा भी, तो ये भी एक नॉर्म है, ये भी एक लेंथ है और कुछ भी नहीं। ठीक है, शायद ये हम यहाँ पे यूज ना करें, लेकिन सिर्फ ये एक स्लाइड सिर्फ ताकि आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि और भी नॉर्म्स होते हैं। अच्छा, ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल सेट ये बात पहले गुजरी है पिछले लेक्चर के अंदर कि वहां पे जब वहां पर जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं, तो बेसिस वेक्टर्स आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल हो। तो बेसिस वेक्टर्स आपके पास ये जरूरी है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि बेसिस वेक्टर्स आपके पास ऑर्थोगोनल भी हों। ठीक है, तो और मतलब ये कि अगर लेकिन ऑर्थोगोनल होंगे, पीछे मैंने प्रूव किया था, तो ये मेरे पास वेक्टर रेजोल्यूशन के अंदर बहुत फायदा होता है, और ऑर्थोगोनल हमको चाहिए होते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं अगर वो ऑर्थोगोनल भी हैं और वो नॉर्मलाइज्ड भी हैं, इफ दे आर नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज का मतलब है उनकी लेंथ जो है ना वो 1 है, इफ दे आर नॉर्मलाइज्ड एज वेल देन द बेसिस वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं इसको सिंपल बना दूं कि जी अगर आपके पास बेसिस वेक्टर्स फॉर एग्जांपल ये बेसिस वेक्टर्स थे इन R2 और मैं अपने वेक्टर्स को इस पे रिजॉल्व कर रहा था, तो V1 U1,
तो ये पॉसिबल है बिल्कुल, ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है। और ये कि मैं यूज कर रहा था इनको v1 एंड u1। मैंने कहा कि मुझे जो है ना ऑर्थोगोनल चाहिए, तो व्हाट आई डिड, मैंने जो है ना वो ऑर्थोगोनल डिफाइन कर दी है। आई कॉल दिस v2 एंड u2, v1 एंड u2 आर ऑर्थोगोनल। और अगर फर्दर उसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया कि v3 का हेड कर दिया, और ये आपके पास u3 का आपके पास हेड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्थो नॉर्मल हो गए, क्योंकि नाउ u3 हेड उसका नॉर्म इज इक्वल टू 1। ये किसका माइक ऑन हुआ है, और v3 का नॉर्म इज 1, तो दिस इज ऑर्थो नॉर्मल। हाँ एफाज, ये अपना वीडियो ऑफ कर दो, ये तुम बाहर घूम रहे हो ना जहाँ पे, एफाज ये तुम गली में घूम रहे हो ना। जी सर, मैं कर रहा हूँ। गलती से ऑन हो गई थी तो। ना कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑर्थोनॉर्मल का ये मतलब होता है। ठीक है, आगे चलो। फिर हमारा लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके पास वो वेक्टर स्पेस ऐसी डिफाइंड है जहाँ पे इनर प्रोडक्ट जो है ना वो आपके पास कंप्यूट किया जा सकता है। ठीक है, वैसे जनरली जितनी वेक्टर स्पेसेस हैं वहाँ पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है। ठीक है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट। और डेफिनेशन, नॉन जीरो वेक्टर्स v1 से vk आपके पास दे आर ऑल एलिमेंट ऑफ v, मतलब ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, form an orthogonal set if they are orthogonal to each other, vi vj is equal to 0 for I not equal to j। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जितने वेक्टर्स हैं, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ एक 4 डायमेंशनल स्पेस की, अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करूं और मैं कहता हूं मेरे पास इसके अंदर कितने बेसिस वेक्टर्स होंगे, क्या ख्याल है? इसके होंगे सर, 3 बेसिस वेक्टर्स होंगे और तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। मैं कहता हूं कि जी ये डायरेक्शन अलोंग द, मेरे पास 3 डायरेक्शंस हैं। मैं कहता हूं कि जी मेरे पास एक डायरेक्शन आपके पास हो गया x1 हो गया, एक x2 हो गया, एक x3, तो ये मेरे पास R3 के अंदर है। और मैं कहता हूं कि जी आपके पास ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल आपके पास हो गया लेट सपोज 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, तो ये 3 आपके पास हो गए। दिस डिफाइंस x1 एंड दिस डिफाइंस x2 एंड दिस डिफाइंस x3, ये 3 उसके बेसिस वेक्टर्स हैं और ये मेरे पास एक वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये तीनों ऑर्थोगोनल है, ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? ऑर्थोगोनल का आपके पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि दे मस्ट बी एट 90 डिग्रीज, तो ऑल द 3 वेक्टर्स मस्ट बी एट 90 डिग्रीज। ये दोनों 90 पे होंगे, ये आपस में 90 पे होंगे और ये 90 पे, मतलब ये हर एक आपस में 90 डिग्री पर होता है। x2 is orthogonal to x1 and x3 and x1 is orthogonal to x1 x3, मतलब ये सारे आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। मैं ये प्रूफ कैसे कर सकता हूँ कि ये आपस में ऑर्थोगोनल है? अगर इनका जो इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट, आई कैन प्रूव दैट 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल if the inner product is 0। 2 वेक्टर्स आपके ऑर्थोगोनल हैं, तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये वेक्टर है, इनर प्रोडक्ट हम डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं, ठीक है। और मेरे पास लेट सपोज एक और वेक्टर है, मेरे पास इसको मैं ए कहता हूं और इसको मैं बी कहता हूं। फिर मैं कहता हूं कि जो बिल्कुल अंडर ग्रेड की बल्कि इंटर लेवल की और ओ लेवल्स की डेफिनेशन ए डॉट बी जो इनर प्रोडक्ट हमारे पास कहलाता है, वो हम कैसे डिफाइन करते थे? ए बी कॉस थीटा सर। तो आपके पास ए बी कॉस थीटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और फॉर्मली लिख दूं तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? द एंगल बिटवीन देम। अगर मेरे पास थीटा इज 0 डिग्री, तो मुझे ये पता था कि ए डॉट बी विल बी सिंपली ए मल्टीप्लाइड बाय बी। इन दोनों के लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास ए डॉट बी आपके पास जो है ना वो सिंपल, ये दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन के अंदर, उनकी दोनों की लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो आपके पास का एक्सट्रीम केस है वो क्या है? इफ थीटा इज 90 डिग्रीज, तो आपके पास क्या होगा? 0 cos 90 0 डॉट बी इज ए बी cos ऑफ 90 डिग्री विच इज 0। तो इसका मतलब है कि अगर प्रोजेक्शन 0, इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं होती है, ये मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी इज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास।
और ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है, लेकिन ये कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए की प्रोजेक्शन ए cos थीटा है, ए cos थीटा मल्टीप्लाई बाय बी मॉड, तो आपका ए बी cos थीटा, सिंपल। तो अगर आपके वेक्टर्स ऐसे हो जाएं, अगर मेरे पास ये वेक्टर आपके पास हो जाए ए ऐसे हो जाए और बी मेरे पास ऐसे हो जाए, तो ये मुझे पता है द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री और उनका इनर प्रोडक्ट आपके पास 0 है। इनर प्रोडक्ट को हमारे पास वेक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी मैं बता चुका आपको। इनर प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, दो वेक्टर्स का मुझे इनर प्रोडक्ट लेना है, या फिर आपके पास ए ट्रांसपोज बी, इस तरह करके उसको लिखा जाता है इनर प्रोडक्ट को। तो ए डॉट बी ए ट्रांसपोज बी इज द सेम एज ए डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये अंदाजा है कि मेरे पास ये तीन वेक्टर्स हैं, उनका इनर प्रोडक्ट अगर आपस में 0 आ रहा है, अगर ये तीन वेक्टर्स हैं और इनका इनर प्रोडक्ट आपस में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है। तो मैं दो का प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जी आपके पास, लेट सपोज मैं लेता हूँ इस वेक्टर को लेता हूँ, मैं लेता हूँ x1 और मेरे पास है 1 0 0, ठीक है, ट्रांसपोज, क्योंकि इसको वैसे कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे मैंने रो फॉर्म में लिखा है इसको, x1 और आपके पास हो गया x2 इज इक्वल टू 0 1 0 और x3 इज इक्वल टू 0 0 1 ट्रांसपोज। अगर मैं देखता हूँ x1 ट्रांसपोज x2, तो ये क्या बना, x1 ट्रांसपोज आपके पास हो गया 1 0 0 और x2 आपके पास हो गया 0 1 0। इसका क्या आंसर बना, कंप्लीट 0। 0। इसी तरह x1 ट्रांसपोज x3, तो आपके पास 1 0 0 और x3 आपके पास 0 0 1, तो अगर दिस इज 0, इसका मतलब है x1 इज ऑर्थोगोनल टू x2 एंड x1 इज ऑर्थोगोनल टू x3 एज वेल। अच्छा, x2 x3 भी आपस में ऑर्थोगोनल है। इस तरह का जो आपके पास बेसिस वेक्टर्स होता है, ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होता है। तो ये आपके पास जो है, ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल है। अच्छा, उसकी एडिड प्रॉपर्टी क्या है, तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया ऑर्थोगोनल किस तरह हम देखते हैं। अगर इफ द इनर प्रोडक्ट इज 0, तो अगर आप इसको गौर से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ आई एम लुकिंग एट दिस वन, नॉन जीरो वेक्टर्स v1 to vk, the elements of v form an orthogonal set if they are orthogonal to each other। मतलब ये कि ये जो आपके पास नोटेशन है, ये इनर प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। v1 vj is 0 for i not equal to j। अगर i is equal to j होगा तो आपके पास ये कि वो वेक्टर अपने से खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं, उसका 2 नॉर्म निकल आएगा। लेकिन ये कि यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन कह रहा है when i is not equal to j, v1 v2 v1 v3 v1 v4, तो उसका इनर प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। हम चेक कैसे करते हैं, इनर उससे ट्रांसपोज लेके। इफ एन एडिशन ऑल वेक्टर्स, तो ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। सेकंड आपके पास वो कहता है इफ एन एडिशन ऑल वेक्टर्स आर ऑफ यूनिट नॉर्म, अगर उसका नॉर्म भी 1 हो जाए, अगर ये जितने आपके पास हैं, देन v1 to vk इज कॉल्ड एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अगर वो ऑर्थोगोनल भी हैं और नॉर्मलाइज्ड भी हैं, देन दे आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल। एनी ऑर्थोगोनल सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जी अगर ऑर्थोगोनल सेट होगा तो आपके पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, क्योंकि वो एक दूसरे पे नहीं रिजॉल्व हो सकते, उनका एक दूसरे पे इमेज नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन आर स्क्वायर और r3 द एंगल थीटा बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये वो बात है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि आपके पास ये क्या चीज है, वेयर इन सम कॉन्टेक्स्ट x ट्रांसपोज y इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट एंड देन रिटन x डॉट y द डॉट प्रोडक्ट। Then since the Euclidean norm in Rn satisfy the Schwarz, ये Schwarz inequality, ये triangular inequality है। तो आपके पास नो गलत मैंने कहा, ये वो नहीं है, वो आपके पास triangular different है। तो आपके पास वो कहता है कि it satisfies this inequality और the angle between, अच्छा ये एंगल्स की बात कर रहे हैं। मुझे जो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज, मतलब जो इम्पोर्टेंट बात समझानी थी, वो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैं पहले समझा चुका, और दूसरा आपके पास ये वाली चीज है, ये आपके पास जो है ना, ये एंगल्स के लिहाज से बात कर रहा है कि आपके पास x ट्रांसपोज y द इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इसका यूक्लिडियन नॉर्म x का और y का यूक्लिडियन नॉर्म। मतलब ये कि आप उसी तरह प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास दिस इज अ वेक्टर a एंड दिस इज अ वेक्टर b, और ये कि अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो दिस इज a cos थीटा, द इमेज ऑफ a ऑन b, एंड देन a cos थीटा मल्टीप्लाई बाय b, तो आपके पास यू विल गेट द लेंथ। वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जी पहले वाले वेक्टर का यूक्लिडियन नॉर्म, मतलब ए का यूक्लिडियन नॉर्म, यहाँ पे उसने ई से लिख दिया उसको, और दूसरे वाले का यूक्लिडियन नॉर्म, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास वो कहता है कि जो मैं इसका इनर प्रोडक्ट लूंगा, या ए बी कॉस थीटा लूंगा आपके पास, वो हमेशा इससे
डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस, क्योंकि सीधी बात है उसका कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा हमेशा जो है ना उसकी वैल्यू, या फिर तो वो अगर कॉस 0 हो गया तो आपके पास ये A ट्रांसपोज B विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लिकेशन। अगर थीटा आपके पास जो है वो 90 से कम है, 0 से बड़ा है और 90 से कम है, तो ये हमेशा होल्ड करेगी इनइक्वालिटी, क्योंकि ये नंबर आपके पास है AB cos थीटा। cos थीटा जो आपके पास है वो हमेशा जो है वो 1 से कम नंबर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो है ना वो इंडिविजुअल नॉर्म्स को मल्टीप्लाई करने से कम ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये बात है, ये जो बुक है, ये स्लाइड आपके पास ये एप्लेविच की है, तो यहाँ पर आपके पास जो इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपके पास ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। और आपके पास ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या है कि जी ये एस आई ट्रांसपोज एस जे व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, तो दो बेसिस वेक्टर्स हैं वो दो आपस में दोनों ऑर्थोगोनल हैं, और आई जे आपके पास ये इंडेक्सिंग है जो आपके पास सारे के सारे वेक्टर्स के ऊपर से मूव करती है, ठीक है। और एस आपके पास ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं S1 से लेके Sn तक। वो कहते हैं अगर एडिशनल ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे कि इनर प्रोडक्ट उसका 1 है, इनर प्रोडक्ट इसका 1 है, ये एग्जैक्टली यही मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बात लिखी हुई है ना इसने, हाउ कैन यू प्रूव दिस कि इसका यूनिट नॉर्म है। तो यूनिट नॉर्म कैसे आप लेंगे, आप सिंपल ये काम करेंगे, उसका जो वेक्टर होता है उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास सिंपल जो है ना वो लेंथ आ जाती है, जो लेंथ आ जाती है तो लेंथ शुड बी 1। तो अगर कंडीशन नंबर 2 होल्ड करती है, दिस इज ऑर्थोनॉर्मल। यूक्लिडियन नॉर्म है इसका बेसिकली। यहाँ पे नॉर्म उसने यूक्लिडियन, यहाँ पे मसला ये है कि उसने सिर्फ कंडीशन दी है कि उसका नॉर्म जो है ना आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम इसका यूक्लिडियन ना भी लो, अगर तुम 1 नॉर्म भी लो तो आपके पास वो भी 1 आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सही। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। बहरहाल ये कि यहाँ पे ये ऑर्थोनॉर्मल बनेगा अगर आपके पास ये है कि उसका नॉर्म 1 है। हम आगे चलते हैं, तो ये सब कुछ हो गया। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। the standard basis vectors e1 to en are mutually orthogonal since their inner products are 0। तो आपके पास ये चीज जो है ये आपस में है, उसका इनर प्रोडक्ट जो मतलब नॉर्मल आपके स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स e1 e2 ये सब बुक में गिवन है, एक दफा देख लेना कि जितनी बड़ी स्पेस होती चली जाएगी तो उसके बहरहाल ये कि आपके पास ऑर्थोगोनल ये जो बेसिस वेक्टर जनरेट करने का प्रोसीजर होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि हमारे पास बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर ऑर्थोगोनल जो है ना वेक्टर्स हमको जरूरी चाहिए होते हैं। आप में से कौन आदमी है जिसको OFDM का आइडिया है? क्योंकि मैं कम्युनिकेशंस का नहीं हूँ, मैंने अंडरग्रेड में पढ़ा था, लेकिन उस जमाने में बहुत फैसिनेट हुआ था, फिर बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो लीनियर अलजेब्रा का बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्सेप्ट है। OFDM आप में से किसको आइडिया है? सो इसकी एब्रिविएशन पता है? अबे एब्रीविएशन तो मुझे भी पता है। OFDM जो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये है क्या? किसको आइडिया आप में से? इसके अंदर मुझे पूरी बात तो अब जहन में नहीं रही, अब तो 20 साल हो गए, लेकिन ये इतना मुझे पता था कि वो जितने भी मतलब ये कि आपके पास यूजर्स होते हैं, मतलब ये कि उन सब के लिए ऑर्थोगोनल कोड जनरेट किए जाते हैं। तो जब ये क्लास डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मैंने पूछा कि इसका फायदा क्या होता है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी आपके पास मैसेज आता है तो उसका इनर प्रोडक्ट लिया जाता है, ये उसकी बेसिक मैथ्स है कि उसका इनर प्रोडक्ट लिया जाता है विद माय वेक्टर। तो ये कि जो अगर वो मैसेज मुझसे रिलेटेड होता है ना, तो जब उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो मैसेज कंप्लीटली डिकोड हो जाता है। लेकिन अगर वो मैसेज मेरे लिए इंटेंडेड नहीं होता है, जब मैं इनर प्रोडक्ट उसका लेता हूँ, आई गेट अ 0, आई डोंट गेट एनी सिग्नल स्ट्रेंथ। समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मतलब ये 2000 यूजर हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे पास 2000 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होने चाहिए ना? तो देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर टू जनरेट दीज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। मतलब ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट। मतलब ये कि अगर दो इमेजेस हैं और उसके दरमियान मुझे ये देखना है, उनकी मैचिंग करनी है, तो आई सिंपली टेक द इनर प्रोडक्ट। अगर इनर प्रोडक्ट में जितना मेरे पास जो है ना सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी ना, इसका मतलब अनकोरिलेटेड है। तो ये इनर प्रोडक्ट सिर्फ एंगल थीटा में इस्तेमाल नहीं होता, इसके बहुत ही जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बहुत एडवांस लेवल पे, मतलब जिनकी बेसिक मैथ सही होती है तो वही आगे मतलब इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये है कि भाई अगर मुझे दो इमेजेस को देखना है, उनको कंपेयर करना है, तो बहुत बेसिक मेथड है, उनका इनर प्रोडक्ट ले लो। तो इनर प्रोडक्ट अगर सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होगी तो इसका मतलब ये अनकोरिलेटेड है, ये आपस में बिल्कुल अलग डायरेक्शंस के दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। इफ माय इमेज हैज लेट्स सपोज 15 फीचर्स इन माय इमेजेस, तो आई हैव टू वेक्टर्स इन 15 डायमेंशनल स्पेस, और मुझे ये देखना है कि क्या वो आपस में अगर बहुत करीब है या बहुत दूर है। मतलब एक डेटाबेस में मेरे पास 10 लाख आदमियों का है और मेरे पास एक आदमी आता है, मुझे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ये बताना है कि ये बंदा
पाकिस्तानी है या नहीं है, मेरे पास डेटाबेस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना हुआ है, तो ये है कि आई कैन डू दिस, आई कैन रिजॉल्व माय वेक्टर ऑन टू, मतलब ये कि इन द वेक्टर स्पेस, वो 15 डायमेंशनल वेक्टर का मैं सिंपल जो है ना, मैं ये देखता हूँ कि ये वेक्टर रिजॉल्व होके जो कंपोनेंट्स दे रहा है, ये कंपोनेंट्स मेरे पास मौजूद है या नहीं है। दिस इज अ सिंपल मैचिंग, और ये बहुत ही क्विक, मतलब ये माइक्रो सेकंड के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो आई कैन टेल इन माइक्रो सेकंड्स कि भाई ये बंदा जो है ना डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये इमेज प्रोसेसिंग के अंदर बड़ी टेक्निक है ये। अच्छा, मैं सब इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि ये मैथ्स जो है ना ये इतनी बोरिंग चीज नहीं है, और इसका बहुत एडवांटेज है, लेकिन वो डायरेक्टली देख के तो इसको पढ़ के तो अंदाजा नहीं होता कि यार ये है क्या चीज, लेकिन ये जब अप्लाई करते हैं तो ये हर फील्ड के अंदर, मतलब ये बेस है उसकी। बेसिकली इसमें ये कि अगर दो इमेजेस को हम कंपेयर करें, अगर जीरो के करीब आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही दो अलग अलग डायरेक्शंस में, बिल्कुल मतलब कोई बिल्कुल भाई, मतलब ये है कि आपके पास एक आदमी है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 आपके पास उसके फीचर्स हैं जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स थे, तो मैं R3 की बात करता हूँ। मेरे पास एक साहब है, और ये कि उनका जो है ना वो वेक्टर ये बनता है, और दूसरे मेरे पास जो है ना वो ये वेक्टर है। अब ये कि ये आपस में अनकोरिलेटेड है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस तरह करके चीज आई तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत ही करीब के लोग हैं। तो जब बहुत करीब के लोग हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ये चीज डॉट प्रोडक्ट से पता चलती है कि इनर प्रोडक्ट अगर आपके पास उसकी स्ट्रेंथ, सिंगल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब है भाई ये सेम डायरेक्शन के लोग हैं। और अगर बिल्कुल आपके पास जो उसका इनर प्रोडक्ट है वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत कम होता है, तो मुझे अंदाजा रहता है कि नहीं यार ये अनकोरिलेटेड है, ये मतलब ये करीब के लोग नहीं है, ये उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते, या ये वो चीज नहीं है। सही इसी तरह ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह अप्लाई होता है। द वेक्टर्स x1 cos थीटा sin थीटा, x2 minus sin थीटा cos थीटा स्टैंडर्ड रोटेशन वेक्टर है। ये आपके पास, इसको आप गौर से देखना, मतलब हम तो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स के अंदर, इमेज प्रोसेसिंग में, विजन सिस्टम्स के अंदर ये सब बहुत यूज होता है, रोटेशन मैट्रिक्स। तो ये रोटेशन मैट्रिक्स आपके पास जो है, ये आपके पास अगर गौर से देखें ऑर्थोगोनल बेसिस हैं, cos थीटा sin थीटा, और दूसरा आपके पास x2 minus sin थीटा cos थीटा, दे आर ऑर्थोगोनल बेसिस। अगर आप इसको क्या करें, इसका इनर प्रोडक्ट लें, यू विल गेट अ जीरो। ये खुद प्रूफ करना बहुत बच्चों वाली बात है। और अगर इसका जो है ना आप मॉड लें, यूक्लिडियन नॉर्म इसका 1 है, पहले का भी 1, x1 का भी 1, x2 का भी 1, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ऑर्थोगोनल बेसिस बनते हैं। दे आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, नॉट ऑर्थोगोनल, दे आर ऑर्थोगोनल एज वेल एज दे आर नॉर्मलाइज्ड। नाउ a wonderful procedure, Gram-Schmidt procedure to generate orthogonal vectors। आप ये देखोगे, समझो कि आपको, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी तो आपको वाकई में you will enjoy this thing। Gram-Schmidt's orthogonalization, also called the Gram-Schmidt process, is a procedure which makes a non-orthogonal set of linearly independent functions and constructs an orthogonal basis over an arbitrary interval with respect to an arbitrary weighting function। तो आपके पास ये है कि मुझे सेट ऑफ वेक्टर्स जो दिए गए हैं वो आपके पास सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन ये कि वो आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है, और मुझे कोई ऐसा प्रोसेस प्रोड्यूस करना है, ऐसा बनाना है, मतलब ये कि लेट सपोज मेरे पास R17 के मुझे जो है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दिए गए, 17 Li लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विच वर द बेसिस वेक्टर्स, और मेरे पास ग्राम-श्मिट प्रोसीजर क्या करता है कि ये 17 वेक्टर्स को लेता है और एट द एंड ये प्रोड्यूस करता है R17 के अंदर, इट विल प्रोड्यूस 17 Li, बट दे विल बी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो दिस इज अ वंडरफुल प्रोसीजर। अगर आप इसको देखो कि ये आपके पास नॉन ऑर्थोगोनल को लेता है और ऑर्थोगोनलाइज करता है और इट प्रोड्यूसेस ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है पूरा ग्राम-श्मिट का। इसको हम देखते हैं ये प्रोसीजर है क्या। तो GS प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स गिवन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स A1 to AK इन Rn। अरे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, नोटेशन को अगर आप गौर से देखो, ये इसने RK लिखा हुआ है और ये Rn लिखा हुआ है। ये AK जो इसने लिखा हुआ है ये तो AN होना चाहिए था कि भाई अगर Rn स्पेस है तो आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो तो N होने चाहिए थे। उसने यहाँ पे K जानबूझ के यूज किया है। ये आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या मतलब है। क्या हो सकता है बाज़ दफा अगर आपने जो है ना, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ये आपके पास लेट सपोज देखने में ये R3 का है, ये 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लेकिन ये है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इज 2, क्योंकि नंबर 3, कॉलम नंबर 3 डिपेंड्स ऑन कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 3 इज अ मल्टीपल ऑफ कॉलम नंबर 1। इसका मतलब है कि आपके पास ये तीनों Li नहीं है। जब तीनों Li नहीं है, इसका रैंक आपके पास 2 है। जब ये 2 है तो इसके अंदर जो आपके पास वो ऑर्थोगोनलाइज करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, वो अल्टीमेटली 2 वेक्टर्स प्रोड्यूस करेगा विच आर लीनियर इंडिपेंडेंट और विच आर ऑर्थोगोनल।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि ये आपके पास दिस इज नॉट फुल 3D स्पेस, ये जो वेक्टर स्पेस है बेसिकली ये आपके पास कोई उसके अंदर मतलब ये कि एक 2D प्लेन है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, लेकिन ये कि बहरहाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिस वन एंड दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, और मैं अगर 2D प्लेन सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक बात समझ में आए, ये वाला, तो दिस इज अ 2D प्लेन, और इसके अंदर जो आपके पास वेक्टर्स होंगे वो आपके पास जो इसके मतलब ये कि बेसिस वेक्टर्स फॉर्म करेंगे। लेट सपोज वो आपके पास ये दो वेक्टर्स गिवन है और ग्राम श्मिट ने क्या किया कि पूरा का पूरा प्रोसेस करने के बाद उसने मुझे प्रोड्यूस कर दिया एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स प्रोड्यूस कर दिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आपको Rn दिया गया है, अगर आपको Rn दिया गया है तो आपके पास Rn स्पेस की ही मतलब ये है कि Li वेक्टर्स होंगे। हो सकते हैं वो एक रिड्यूस्ड मतलब ये है कि सब स्पेस हो कि वो आपके पास सारे के सारे जो बेसिस वेक्टर्स हैं दे आर नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर केस था कि यहाँ पर ये 3 वेक्टर्स दिए हुए थे और बस कहा गया था ये ऑर्थोगोनलाइज करो। तो जब मैंने देखा इसका रैंक ही 2 है, जब रैंक 2 है इसका मतलब है कि भाई इसमें तो 3 है ही नहीं इंडिपेंडेंट, इसमें 2 इंडिपेंडेंट है। तो आगे भाई ये वो कॉन्सेप्ट है जब भी उसने यहाँ पे के लिखा है। ठीक है, कि आपके पास ये है कि आई हैव बीन गिवन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स a1 to ak or they belong to Rn and GS procedure, Gram-Schmidt procedure finds orthonormal vectors q1 to qk such that span of a मतलब जो वेक्टर स्पेस a1 से ar स्पैन की जाती है q1 से qr भी उसी में स्पैन किया जाएगा for r लेस देन और इक्वल टू k। हो सकता है कि जो तुमने k मुझे वेक्टर्स दिए ये आपस में li ना हो, मतलब r वेक्टर्स हो जो आपस में li हो, और आपके पास ये है कि तुमने मुझे दिए तो k थे, हो सकता है k सारे के सारे आपके पास li हो, लेकिन हो सकता है कि k से कम li हो। तो अगर आपके पास r होंगे तो वो कहता है कि जो वेक्टर स्पेस ये स्पैन करता था, ये स्पैन करता था, वही वेक्टर स्पेस रिजल्टिंग आपके पास वेक्टर्स भी स्पैन करेंगे। तो ये इसकी ब्यूटी है कि मतलब स्पैनिंग दोनों का स्पैनिंग सेट सेम है, सेम वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। मतलब अगर सेम यूजर्स है, अगर मैं ये कोड जनरेट करके कम्युनिकेशन सिस्टम्स में OFDM इंप्लीमेंट कर रहा हूँ दे दूं तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो भी मेरे पास सिग्नल मेरे पास चैनल पे आ रहा होगा हर आदमी जब इनर प्रोडक्ट लेगा तो उसकी कुछ ना कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ आएगी, वो बोलेगा यार शायद मुझे इंटेंडेड है मैसेज। लेकिन अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल होंगे और आई एम कवरिंग द सेम स्पेस, मेरे पास वही चैनल है और वही आपके पास बैंडविड्थ है, वही सब कुछ है, तो जब भी मैसेज आएगा तो जब मैं यहाँ से उसको जो है ना इनर प्रोडक्ट लूंगा डिकोड करूंगा तो आई गेट अ कंप्लीट जीरो इफ द मैसेज इज नॉट इंटेंडेड फॉर मी। और अगर मेरी ये मैसेज इंटेंडेड होगा तो मतलब जो हेडर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है तो ये कि वो उसको जब मैं इनर प्रोडक्ट लूंगा तो 1 आ जाएगा और पूरा का पूरा मैं फिर मैसेज रीड कर लूंगा। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है जो मेरे जहन में हजारों एप्लीकेशन है इसकी। Thus Q1 to QR is an orthonormal basis for span A1 to AR। ये सब जहन में रखना है कि N का मतलब अलग है और यहाँ पे K का मतलब अलग है और R का मतलब अलग है। हो सकता है मुझे 17 डायमेंशनल स्पेस के अंदर उसने मुझे वेक्टर्स जो हैं वो उसने दिए हुए हों, लेट सपोज मेरे पास उसने जो है ना वो 16 वेक्टर्स दिए हुए हों और अल्टीमेटली मुझे पता चले बाद में कि जी सिर्फ 5 लीनियर इंडिपेंडेंट थे, तो मुझे 5 वेक्टर्स बाद में प्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुझे 17 प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी जो स्पेस है वो 5 वेक्टर से स्पैन हो जाती है, तो मुझे रिड्यूस सेट मिल जाएगा और वो ऑर्थोगोनल भी होगा, वो ऑर्थोनॉर्मल भी होगा। अच्छा, ये क्या समाचार हो गए, ये प्रोसीजर मैं भी शुरू नहीं करना चाहता और नमाज के बाद आई विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बस ये कि हम शुरू करते हैं और मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि बाकी जो है वो ज्वाइन कर ले। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। बस ये कि अब शुरू करते हैं हम लोग। तो ये कि हम GS प्रोसीजर को हम स्टार्ट कर रहे थे और इसके अंदर हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है वो आपके पास A1 A2 और A3 ये सारे वेक्टर्स आपके पास गिवन है और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्टीमेटली आपके पास Q1 Q2 Q3 आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं वेक्टर्स। तो यहाँ पर ये जो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम सा यहाँ पे बना दिया था कि जी आपके पास जो इनपुट पे वेक्टर्स हैं वो सारे A1 A2 A3 आपके पास ये सारे वेक्टर्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स आपको गिवन है और अल्टीमेटली जो आपके पास जो ये आपके पास नॉन ऑर्थोगोनल है और आपके पास जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्टीमेटली वो आपके पास आफ्टर द अप्लाइंग GS प्रोसीजर आपके पास Q1 Q2 Q3 ये आपके पास वेक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो आपके पास ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर ये तो इसकी मैथ्स लिखी हुई है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरह करके आपके पास ये प्रोसीजर आपके पास प्रोड्यूस करता है। तो अब ये कि मेरे पास लेट सपोज n वेक्टर्स गिवन है और k वेक्टर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स मेरे पास गिवन है, तो सबसे पहला वेक्टर जो होगा जो गिवन है विच इज गिवन, मैं उसको अज्यूम करूंगा q1 टिल्डा के बराबर और मैं उसको नॉर्मलाइज करूंगा और मेरे पास q1 आ जाएगा। तो सबसे पहला जो मेरा जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो पहला वेक्टर मैंने जो है ना जो a1 जिसको मैंने चूज किया था। अच्छा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला जो वेक्टर मेरे पास था मैं उसी को सबसे पहले जो है ना वो नॉर्मलाइज करूंगा, उसी को मैं ऑर्थोगोनल कहूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं सिर्फ 2 डायमेंशन के अंदर, ताकि आपको समझाने के लिए कि जी मेरे पास ये XY प्लेन है और मेरे पास जो गिवन वेक्टर्स थे, लेट सपोज वो मेरे पास ये था A1 और ये मेरे पास था A2 और मैं क्लेम करता हूँ कि ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो मैंने पहले क्या किया, सबसे पहला वेक्टर मैंने चूज किया वो मैंने A को खुद ही चूज किया कि A इज माई वेक्टर, A1 इज माई वेक्टर, और फिर उसी को मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। जब नॉर्मलाइज कर दिया तो आई विल गेट दिस वेक्टर, दिस इज Q1। ठीक है, तो अगर Q1 टिल्डा इज A1 और Q1 इज नॉर्मलाइज, तो ये आपके पास ये नॉर्मलाइज वेक्टर हो गया जिसकी लेंथ 1 है, यूनिट नॉर्म है इसका। अच्छा, अब जो काम मुझे करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या चीज है कि आपके पास मुझे Q2 प्रोड्यूस करना है, Q2 टिल्डा, और आपके पास उसको नॉर्मलाइज करना है। तो ये कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अल्टीमेटली Q2 आपके पास जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा Q1 के, और ये बात मैं पहले ही बार बार कह चुका हूँ कि Q1 और Q2 इनकी लेंथ 1 है, आपस में ऑर्थोगोनल है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वो कहता है कि एक डायग्राम थोड़ा सा आप समझे। इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करके इसी डायग्राम को, ये अगर XY प्लेन है, ये मैं सिर्फ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ कि ये R2 प्लेन है। ठीक है, XY तो वैसे मैं लिख देता हूँ जो मुझे नहीं लिखना चाहिए, और इसके अंदर एक ये वेक्टर था A1 और एक और वेक्टर मेरे पास है A2। तो मेरा क्लेम था कि ये दोनों LI हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, और लीनियर इंडिपेंडेंट है लेकिन ऑर्थोगोनल नहीं है। अब ये है कि मैंने पहला जो प्रोड्यूस किया वो तो मैंने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज Q1। मैं इसकी अब बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वाले की। सेकंड वाला मुझे प्रोड्यूस करना है, Q2 किसी तरह प्रोड्यूस करना है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि Q2 मेरे पास जो है Q2 टिल्डा, मतलब Q1 टिल्डा आपके पास जो है ना वो आपके पास A1 के बराबर है। Q1 टिल्डा A1 के बराबर है और बाद में मैं उसको नॉर्मलाइज करता हूँ। तो Q2 टिल्डा आपके पास एक ऐसा वेक्टर होगा जो ऑर्थोगोनल टू Q1 होगा। Q2 टिल्डा ऑर्थोगोनल टू Q1 होगा, और फिर मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा। नॉर्मलाइज करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये काम मैं करूंगा। तो आपके पास एक सेकेंड, Q2 टिल्डा से इसको मैं डिवाइड करूंगा, आई विल गेट Q2, और ये आपके पास इसका यूनिट नॉर्म होगा। ये जो आपके पास है Q2 आपके पास जो है इसका नॉर्म आपके पास 1 होगा। यहाँ पे सारा का सारा वेक्टर एडिशन है। वो किस तरह, ये वेक्टर जो आपके पास है जो ब्लू मैंने ड्रॉ किया है, ये वेक्टर आपके पास ये परपेंडिकुलर है टू A1, और ये वेक्टर मुझे किसी तरह जो है ना डिटरमिन करना है कि ये मेरे पास वेक्टर कौन सा है, और ये वेक्टर इसको मैं Q2 टिल्डा कहूंगा। और ये जो Q2 टिल्डा मेरे पास बनेगा, फिर इसको मैं इस प्रोसीजर से मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूंगा, आई विल गेट Q2। ठीक है, तो Q2 टिल्डा पहले मुझे समझना है, उससे बाद Q2 आगे नॉर्मल बन जाएगा। Q2 टिल्डा मेरे पास जो बनेगा वो आपके पास वो ये जो ट्राइंगल मैंने फॉर्म किया, ये ट्राइंगल जो फॉर्म किया, जो कि इसकी ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, एग्जैक्टली वही चीज है जो अभी मैं आपको बता रहा था। और ये Q2 टिल्डा आपके पास जो है, इसका बस कलर कोडिंग में देख लूं, जिस कलर को मैंने यूज किया दैट इज ब्लू। तो ये आपके पास
इस वेक्टर को मैंने देखना है कि ये वेक्टर मैं किस तरह फॉर्म कर सकता हूँ। ये डायग्राम मैंने खासतौर पे बनाया था ताकि ये इसको समझाने के लिए। पहले मैं यहाँ पे सिंपल वेक्टर एडिशन को देखता हूँ कि आपके पास ये 3 वेक्टर्स है, मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये नॉर्मल चीज़ है। और अगर मैं वेक्टर बी को लूँ तो दैट इज वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो आपके पास ये जो Q2 वेक्टर है, ये जो Q2 वेक्टर है, इसको बस बी के लिहाज से जो है ना इसको समझो। ये Q2 वेक्टर आपके पास है, ये वेक्टर कैसे बन सकता है? ये आपके पास A2 इज इक्वल टू Q1 प्लस दिस ब्लू वेक्टर विच इज Q2। अच्छा, मसला ये है कि यहाँ पे Q2 आपके पास, अब यहाँ पे मेरा सारा मसला ये है कि मुझे ये Q1 की भी नॉलेज है, सबकी नॉलेज है, लेकिन ये कि यहाँ पर जो मुझे निकालना है मेरे पास ये गिवन है, ठीक है। और मेरे पास ये जो Q1 है ये भी मैं कंप्यूट कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड, या मैं लिख देता हूँ इसको, आई हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड। ये Q1 मेरे पास है, ये जो Q2 आपके पास है, ये Q2 ये मुझे डिटरमिन करना है। अच्छा, Q1 यहाँ पर ये जो Q1 है, ये Q1 क्या चीज है? ये जो मैं लिखा है यहाँ पे, ये असल में A2 का इमेज है, ये A2 का इमेज है। अगर आप गौर से देखें, ये A2 का इमेज है, इस पर A2 का इमेज है ऑन द A1। ये A2 का इमेज आपको जो येलो मैंने ड्रॉ किया, ये A2 का इमेज है ऑन द A1। और ये इमेज मेरे पास जिसको मैं Q1 कह रहा हूं, ये आपके पास क्या चीज है? ये डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, मतलब ये कि इनर प्रोडक्ट से निकलता है। तो इनर प्रोडक्ट आपके पास क्या हो गया कि A2 और A1 का, इनका आपस का जब मैं इनर प्रोडक्ट लूंगा, I'll get this thing, this is the inner product। और ये जो इनर प्रोडक्ट आपके पास है वो ये लिखा हुआ है आपके पास पूरा का पूरा। मतलब Q1 जो है वो AB cos थीटा है। Q1 बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे, जिसको मैंने ये पूरा ब्लू में, मतलब बेसिकली इसको ये जो रेड आपके पास हुआ है, ये जो आपके पास है, ये आपके पास जो है ना, ये Q1 ट्रांसपोज A2, या तुम कह सकते हो Q1 A2 cos थीटा है ये बेसिकली। Q1 A2 cos थीटा। हाँ, ये बेसिकली इमेज है उसका और कुछ नहीं। ठीक है। ये A2 का इमेज है। तो मेरे पास, अगर तुम इस डायग्राम को गौर से देखो, ये डायग्राम आपके पास, ये ट्रायंगुलर, ये आपके पास बेसिकली जो बेसिक वेक्टर एडिशन आपके पास है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर विल गिव यू C वेक्टर, बिल्कुल ये चीज है। और इसके अंदर B वेक्टर विल बी इक्वल टू C माइनस A, ठीक है। मुझे असल में B डिटरमिन करना है, मुझे क्या चीज गिवन है, ये ध्यान में रखना कि मुझे जो चीज गिवन है, जो चीज मैं कंप्यूट कर सकता हूँ, मैं ये और ये कंप्यूट कर सकता हूँ, देन आई कैन फाइंड B। अच्छा, ये जो आपके पास C यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इस ट्रायंगल, क्योंकि मैं इसको इसलिए ड्रॉ किया ताकि इससे आप कंपेयर करके समझ सको। ये C आपके पास जो है, ये C आपके पास, दिस इज द गिवन वेक्टर। ये जो आपके पास वेक्टर गिवन है ना, ये वेक्टर है असल में, ये A2 वेक्टर है जो मुझे गिवन है, जो कि ऑर्थोगोनल नहीं है, लेकिन मुझे किसी तरह ऑर्थोगोनल प्रोड्यूस करना है। जब ऑर्थोगोनल प्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं A2 का इमेज लूंगा ऑन दिस Q1 जो मैं पहले कंप्यूट कर चुका हूं, मैं इस पर जो है ना उसका इमेज लूंगा। इससे हमें A1 मिल जाएगा। वो इमेज मेरे पास जो बनेगा, वो मेरे पास जो है वो ये इमेज है, दैट इज द इनर प्रोडक्ट। बस ये ध्यान में रखना, जो मैं बात पहले समझा चुका था, दिस इज द इनर प्रोडक्ट, इमेज ऑफ A2 ऑन Q1। तो आपके पास A2 Q1 ट्रांसपोज आपके पास, और ये आपके पास जो Q1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए है। जैसे x y z होता है, 2x 3y 4z, x y z का है ये। जिस तरह हमारे पास i, मतलब ये i j k होता है ना हमारे पास, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो वो बता रहे होते हैं कि ये वेक्टर मेरे पास किस डायरेक्शन में है।
ये Q1 ये बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट आपके पास यूनिट वेक्टर वाला है। मैं रुक जाता हूँ कि अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो बाकी आगे चीज बहुत क्लियर है कि जी आपके पास अगर मेरे पास ये 2D है और मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैं कहता हूँ दिस इज 2 एंड दिस इज 3 और मैं कहता हूँ 2i प्लस 3j, ये तुम्हारे पास हो गया x, एक वेक्टर है। तो ये 2i प्लस 3j, इसका मतलब ये है कि 2 आपके पास इन द x डायरेक्शन एंड 3 इन द y डायरेक्शन। तो ये जो आपके पास लिखा जाता है ना, ये डायरेक्शन शो करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे जो इसने किया है ना, इसने क्या काम किया है, इसने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं। इसने जो इसका इनर प्रोडक्ट लिखा है ना, इसने इसका इनर प्रोडक्ट लिखा है Q1 ट्रांसपोज A2, दिस इज द इनर प्रोडक्ट व्हिच इज द इमेज ऑफ A2 ऑन Q1, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपके पास ये चीज बन गई। मैं इसको इरेज करके दोबारा बना देता हूँ, ये सब इरेज करके दोबारा, ताकि वो चीज मुझे गिवन क्या चीज है, मुझे ये चीज गिवन है और मुझे ये ब्लू वो हैं जो मुझे गिवन थे। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाला जो आपके पास Q1 है ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान में रखना, ये बिल्कुल अलग चीज है, यूनिट वेक्टर है, IJK की तरह यूनिट वेक्टर है। जो अब मैं बना रहा हूं, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया, दिस इज द इमेज ऑफ A2 ऑन Q1। तो ये वेक्टर असल में इस वेक्टर के अंदर अगर मैं इस ग्रीन को ऐड करूं तो आई गेट A2। तो ये जो आपके पास है ये मुझे रिक्वायर्ड है। ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि दिस Q2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q1 वेक्टर, इसलिए ये रिक्वायर्ड है। ये जो चीज आपके पास है, ये जो इमेज है, ये इमेज कैसे पता चलता है, ये इमेज आपके पास इस तरह करके पता चलता है कि ये आपके पास इनर प्रोडक्ट से मुझे इमेज पता चलता है Q1 ट्रांसपोज A2। और ये जो सिंपल यहाँ पे उसके साथ Q1 मल्टीप्लाई हुआ है, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए मल्टीप्लाई हुआ है, यूनिट वेक्टर है, इसका नॉर्म 1 है। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी, अब इस इक्वेशन को तुम गौर से तुम देखो, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन मेरे पास जो है, ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन बताती है कि A2 मेरे पास जो वेक्टर है विच इज द रिजल्टेंट ऑफ Q2 टिल्डा, Q2 टिल्डा मेरे पास ये वाला वेक्टर है और मेरे पास ये चीज जो इमेज है टाइम्स द यूनिट वेक्टर, जो कि आपके पास ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे रुक जाता हूँ, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यहाँ रुक के एक दो दफा इसको और से देख लो इसको। हाँ हाँ ठीक है सर, समझ आ गई। और Q2 और Q2 टिल्डा में फर्क ये है कि Q2 मेरे पास यूनिट वेक्टर है और Q2 टिल्डा ओरिजिनल वेक्टर जो होता है बेसिकली वो है। सर आवाज नहीं आ रही आप? मेरी आवाज एकदम बंद हो गई थी, अच्छा पता नहीं वो कैसे, माइक जो है ना वो ऑफ हो गया। ये अभी आ रही है। तो यहाँ पे और से देखो, ये जो अगली स्लाइड पे मैंने कहा कि जी ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, मतलब ये आपके पास A2 जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज Q2 टिल्डा, Q2 टिल्डा आपके पास ये हो गया और आपके पास A1 ट्रांसपोज A2 वो ये पूरा आपके पास चीज है जो इसका इमेज है, और ये Q1 आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये Q2 मैं निकाल सकता हूँ, Q2 इज इक्वल टू ये जो Q2 टिल्डा मेरे पास है A2 माइनस दिस नंबर, ये जो पूरा आपके पास एक्सप्रेशन आई, तो A2 माइनस Q1 ट्रांसपोज A2 इनटू Q1, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है जिसको स्टेप 2A लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है रिमूव Q1 कंपोनेंट फ्रॉम A2। तो ये मेरे पास Q2 अल्टीमेटली जो है, ये Q2 टिल्डा ये परपेंडिकुलर है Q1 के। अच्छा, फिर मैंने Q2 को नॉर्मलाइज किया, Q2 टिल्डा डिवाइड बाय Q2 टिल्डा का नॉर्म, तो यू आई गेट Q2।
ठीक है। तो अब मेरे पास Q1 आ गया जो कि A1 की डायरेक्शन में था, मेरे पास Q2 भी आ गया। इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करता हूँ, इसी प्रोसेस को रिपीट करता हूँ जिस तरह लिखा हुआ है रिमूव Q1 फ्रॉम कंपोनेंट, रिमूव Q1 कंपोनेंट फ्रॉम A2। यहां पे अगर तो गौर से देखो रिमूव Q1 Q2 कंपोनेंट्स फ्रॉम A3, तो यहां पे गौर से देखो A3 का प्रोजेक्शन मैं Q1 पे लूंगा और A3 का प्रोजेक्शन मैं Q2 पे लूंगा, उन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा फ्रॉम A3, तो आई रिजल्टेंटली आई विल गेट Q3 टिल्डा व्हिच इज परपेंडिकुलर टू Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अगर 2 डायमेंशन में समझ में आ जाएगा तो 3 डायमेंशन में भी समझ में आ जाएगा। और फिर मैं Q3 को नॉर्मलाइज करूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मैं नॉर्मलाइज करता हूँ, मतलब हर दफा जब मैं कंप्यूट करता हूँ उसके बाद मैं नॉर्मलाइज करता हूँ। कॉन्सेप्ट हुई है आपके पास कि जो इमेज है, मतलब जो A2 का इमेज है Q1 पे मैं निकाल दिया। अगर मेरे पास, अगर मैं 3D में इसको ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करूं तो वो इस तरह करके बनेगा। अगर मैं उसको ड्रॉ कर सका सही तरह कि जी मेरे पास ये तीसरा वेक्टर है, तो मैं जब तीसरा वेक्टर, यहां पे शायद इतना ड्रॉ नहीं हो सके कि जी यहां पर आपके पास एक वेक्टर था और आपने इसको जो है वो यहां पर आया। अब इसका इमेज जो है ना, आपने इसका इमेज जो है ना वो सब्ट्रैक्ट किया और अल्टीमेटली ये जो आपके पास चीज बनेगी दिस विल बी Q3 टिल्डा जो परपेंडिकुलर होगी Q1 के Q2 के। तो ये Q3 टिल्डा आपके पास जो है ना ये परपेंडिकुलर होगा और फिर मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूंगा तो आई गेट माई Q3 विच इज लाइक दिस। ये आपके पास Q3 मिल जाएगा। तो इस तरह करके मैं प्रोड्यूस करता चला जाऊंगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फ्रॉम ऑल द गिवन वेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये नॉर्मल प्रोसीजर उसने लिखा हुआ है कि जी आपके पास क्या करना है और इस तरह हर अगला स्टेप आप करते चलेंगे। अगर आगे एक कंप्लीट एग्जांपल है वो मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करवा देता हूँ और ताकि हमको ये आइडिया हो कि मतलब ये कि एक्चुअली ये काम किस तरह करता है। और ये इसका मतलब ये कि जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पे उसने दे दिया है कि जी आपके पास कोई भी जो वेक्टर A1 A जो भी गिवन है उसके इमेजेस मौजूद हैं। ये देखो ये सब के इमेजेस हैं कि AI का इमेज Q1 पे निकाला, AI का इमेज Q2 पे निकाला, AI का इमेज QIT पे निकाला और मैंने बिल्कुल आखिर में उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन मेरे पास अगर गौर से देखो बिल्कुल ये यही इक्वेशन है और कुछ नहीं है। सिंपल इस चीज को मैंने, इस फैक्टर को मैंने लेफ्ट पर ले गया और कुछ नहीं है। ये इक्वेशन ये जनरलाइज इक्वेशन है, दिस इज अ जनरलाइज इक्वेशन। अच्छा ये प्रोसेस जो है ना, अब मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि बहुत सारी चीजें जो है ना मतलब ये अंडरग्रेड के अंदर पढ़ाई जाती हैं लेकिन वो अक्सरों को समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक कॉन्सेप्ट होता है QR फैक्टराइजेशन का। ये बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने किया होगा लेकिन उनको आइडिया बिल्कुल नहीं होगा इसका फायदा क्या है। QR फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली ग्राम-श्मिट होता है कि आपके पास पहले हमने एक LU डिकम्पोजिशन, मैंने आपको बताया था कि LU डिकम्पोजिशन क्या होता है कि A को ट्रांसफॉर्म करना है रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के अंदर। तो L वो मैट्रिक्स होता है जो A को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मतलब आपके पास उसका इनवर्स A को रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के अंदर, जिसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं इक्वेशन सॉल्यूशन के अंदर, रैंक के अंदर बहुत फायदा होता है। सेकंड डिकम्पोजिशन आपके पास QR फैक्टराइजेशन है। QR फैक्टराइजेशन के अंदर Q आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, और ये कोफिशिएंट्स आपके पास बनते चले जाते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स A, तो अगर आपको मैट्रिक्स A के अंदर जो उसको ऑर्थोगोनलाइज करना है तो आप QR फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस है। और ये जो आपके पास Q के अंदर तो उसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आते चले जाते हैं और R के अंदर आपके पास कोफिशिएंट्स आते चले जाते हैं। वो आपके पास कोफिशिएंट्स वो आपके पास ये हैं, बेसिकली ये सारे कोफिशिएंट्स हैं जो उन वेक्टर्स के अंदर आते चले जाते हैं, ये वाले। या कैन नोट दैट द RIJs कम राइट आउट ऑफ द GS प्रोसीजर एंड RII नॉट इक्वल टू 0। और आपके RII का मतलब ये है कि ये आपके पास वेक्टर्स जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर मैं x ट्रांसपोज x करूंगा तो वो भी 0 हो जाएगा, वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, QR फैक्टराइजेशन बहरहाल उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, उसकी अपनी डिटेल्स हैं पूरी की पूरी, लेकिन होता वो यही चीज है कि आपके पास Q के अंदर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आते हैं, R के अंदर कोफिशिएंट्स आ जाते हैं सारे। We'll look at this example, Graham-Schmidt example.
फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर द फॉलोइंग सब स्पेसेस ऑफ R4। अब यहाँ पे 3-4 बातें बहुत गौर से। सबसे पहले उसने कहा R4 की उसने बात की है, तो जब R4 की उसने बात की है तो इसका मतलब ये है कि 4 डायमेंशनल है और आपके पास 4 उसके अंदर वेक्टर्स हैं, तो ये बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि हर एक के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, तो ये R4 की बात है। लेकिन उसने वेक्टर्स 3 दिए हैं, तो इसका मतलब है कि R4 के अंदर कोई प्लेन है, ये पूरी R4 स्पेस नहीं है। जिस तरह अगर R3 के अंदर मुझे 2 वेक्टर्स दिए जाएं, मतलब क्योंकि R4 में ड्रॉ नहीं कर सकता, कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकता इस तरह, तो आपके पास अगर मेरे पास ये 2 वेक्टर्स दिए जाते हैं, मैं उसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख देता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दे कम फ्रॉम R3, लेकिन ये पक्की बात है इसका रैंक जो है ना आपके पास 2 होगा, फुल कॉलम रैंक होगा, इसका रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकता। ये सब मैं बात बहुत क्लियर बता चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर दिस फॉर्म्स अ प्लेन। अब वो जो भी प्लेन होगा, जिस डायरेक्शन में जहां कहीं भी जा रहा होगा, दिस फॉर्म्स अ प्लेन जो डिफाइंड होता है बाय दीज 2 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स व्हिच कैन फॉर्म द बेसिस वेक्टर्स, और ये उसको स्पैन करेंगे पूरी स्पेस को। तो ये कि मैं इसको ऑर्थोगोनलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। और ऑर्थोगोनलाइज करने के बाद मेरे पास अल्टीमेटली जो है ना वो 2 वेक्टर इस तरह करके आ जाएंगे कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, कहीं मतलब ये कि वैसे ही हाइपोथेटिकल दूसरे डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं R4 आपके पास है, तो आपके पास हर वेक्टर के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, चारों मैंने हाईलाइट कर दिए उसने 3 वेक्टर है, इसका मतलब R4 के अंदर कोई प्लेन है, कोई हाइपर प्लेन है। अब ये भी मुझे नहीं पता क्या ये तीनों आपस के अंदर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है भी या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मतलब ये कुछ कैलकुलेशन करूं, यहाँ पे मुझे अंदाजा हो ये आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, नजर आ रहा है, देख के नजर आ रहा है, आप इसको मैटलैब से भी निकाल सकते हैं, और इसके जो पहले मेथड्स पढ़ चुके हैं आपके पास कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उनका रैंक किस तरह निकाला जाता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। Let us call the 3 vectors above x1, x2 and x3. First we compute the norm of the vector x1. तो उसने कहा सबसे पहले मैं x1 को लेता हूँ और उसका जो है नॉर्म निकालता हूँ, दैट इज 2, ठीक है। और यहाँ पे यूक्लिडियन नॉर्म निकाल रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व कर रहा है। Thus the first vector in the orthonormal basis is this one. वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आपके पास x1 को लिया, उसके नॉर्मलाइज कर दिया, you get these values 1/2। तो आपके पास इसको मैंने जो ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में था, मैंने उसी डायरेक्शन में पहला अपना वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल डिफाइन कर दिया और ये कि उसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो ये मेरे पास U1 आ गया। अगर मैं U1 का नॉर्म लूंगा, U1 नॉर्म दिस मस्ट बी 1, मतलब ये इसका U1 का नॉर्म आपके पास जो है ना 1 होना लाजमी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी यूज x2 एंड x3 टू फाइंड वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू U1। अब मेरे पास क्या किया उसने कि भाई मेरे पास जो U1 आ गया, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास 2 और वेक्टर्स गिवन है, 2 और वेक्टर्स गिवन है। पहले आप ये जरूर डिटरमिन करना जब भी ये सॉल्व कर रहे हो कि भाई लीनियर इंडिपेंडेंट कितने हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास एक स्पेस के अंदर जैसे यहाँ पे 3 गिवन है, हो सकता है 2 लीनियर इंडिपेंडेंट हो, तो अल्टीमेटली 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आने चाहिए ग्राम-श्मिट के बाद। ऐसा ना हो कि आप 3 कंप्यूट कर रहे हो। यहाँ पर नेक्स्ट वी यूज x2 एंड x3 टू फाइंड वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू U1। तो y2 आपके पास, अब ये सारी वही मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। मैं फॉर्मूला यहाँ से आपको दिखाता हूँ जो मैंने ड्राइव किया, वो ये वाला फॉर्मूला कि जी इमेज ऑफ A2 ऑन Q1 और मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे A2 से, आई विल गेट Q2 टिल्डा, ठीक है। तो मेरे पास दिस वन, अच्छा नहीं ये कॉपी इस तरह नहीं होता क्योंकि ये मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आपके पास आ गए। तो सिंपल मेरे पास प्रोजेक्शन मैंने निकालनी है और प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन U1 ये मुझे निकालना है, और फिर मुझे जो है ना उसको x2 से माइनस करना है, तो आई विल गेट y2, ठीक है, y2। और फिर y2 को मैं नॉर्मलाइज करूंगा तो मुझे जो है ना मतलब ऑर्थोनॉर्मल मिलेगा। तो ये जो x2 आपके पास है, मतलब अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो आपके पास ये हो गया, लेट सपोज इसको मैं कहता हूँ x2, और ये जो आपके पास है ये आपके पास हो गया U1। और इसी डायरेक्शन में अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर दूं विद अनदर कलर, इस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो x1 एग्जिस्ट करता था, जिसको नॉर्मलाइज करके मैंने U1 बनाया था, ठीक है। अब ये कि x2 मेरे पास आया, मैंने क्या किया x2 का मतलब x2 का प्रोजेक्शन ऑन U1 मैंने लिया,
और वो मेरे पास x2 डॉट u1 आएगा मेरे पास, इंटू u1 मल्टीप्लाई करते हैं और x2 से उसको माइनस करते हैं, तो x2 ये है -1441, तो आपके पास देखें -1441 ये हो गया। फिर x2 आपके पास ये आ गया। ये कंप्यूटेशन इसकी बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। ये u1 आपके पास हो गया और ये भी आपके पास u1 है। अब ये इसको बिल्कुल गलती मत करना कि आप जो है ना ये इसको 1 to 1 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है ये आपके पास ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये ध्यान में रखना कि ये आपके पास और ये आपके पास ये जो मल्टीप्लाई होंगे तो ये इस तरह मल्टीप्लाई होंगे कि द रिजल्टिंग आंसर शुड बी 1 क्रॉस 1। ये आपके पास यहाँ पर आ गया और इसको जो मल्टीप्लाई किया -1441 मल्टीप्लाइड बाय हाफ 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 एंड हाफ, तो आ गया -1/2 + 2 + 2 + हाफ, तो आपके पास यू गेट अ 4, यू गेट अ 4। तो ये इसका इनर प्रोडक्ट है 4। बाकी आप बहुत सिंपल, मतलब ये डॉट नहीं था, बस ये मैं बताना चाह रहा था, ये नॉर्मल डॉट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट का डॉट है। तो और उसके बाद आपके पास वी गेट दिस वेक्टर -3 2 2 1, ये ऑर्थोगोनल है, इसको फिर नॉर्मलाइज करना है। ये जो वेक्टर आपके पास प्रोड्यूस हो गया, ये वेक्टर आप एक तरह समझो कि ये इस तरह करके ये Q2 टिल्डा प्रोड्यूस हो गया, और Q2 को जब नॉर्मलाइज करेंगे तो Q2 टिल्डा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Q2 टिल्डा। इसका मॉड आप लेंगे -3 2 2 -1 का, इसका मॉड क्या बनेगा -3 2 2 -1 स्क्वायर, दिस इज 9 4 + 4 8 + 1 √18 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट दिस वन। अच्छा, उसने यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं किया, लेकिन नॉर्मलाइज करना लाजमी है, वो करेगा, आगे करेगा किसी पॉइंट पे। इसको नॉर्मलाइज जब तुम कर दोगे तो ये आपके पास जब इसको 1/√18 से तुम डिवाइड कर दोगे तो आपके पास दिस विल बिकम नॉर्मलाइज्ड, तो आपके पास फिर वो U2 प्रोड्यूस हो जाएगा। कोई बात कहनी है यहाँ पे? तो ये आपके पास इसी तरह सिमिलरली प्रोसीजर आपके पास y3 का हो गया। ये बेसिक मैथ्स है, कैलकुलेशन खुद समझ लेना, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। ये 18 जो मैं भी बता रहा था ये वो हो गया, ये नॉर्मलाइज कर दिया, तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके पास आहिस्ता से प्रोड्यूस होते चले जाएंगे और आपके पास ये नॉर्मलाइज वेक्टर्स है। अच्छा, अब वो ये रिपीट प्रोसीजर है। अल्टीमेटली आपके पास ये 3 वेक्टर्स आ गए, ये तीनों ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल मैं किस तरह प्रूव कर सकता हूँ? आप में से कौन बताएगा कि ये वाकई में जो है ना ये ऑर्थोनॉर्मल है? मैं मतलब ग्राम-श्मिट कहता है कि ये चीज आपके पास है। सर इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास 1 आ रहा होगा ना? नहीं, वो तो आ रहा होगा, इनर प्रोडक्ट बन आएगा, इनर प्रोडक्ट बन आएगा। इनर प्रोडक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन साहिबा है ये, तूबा या अक्सा? अक्सा। माशाल्लाह, आज आपने छक्का मार दिया है, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट इसका 1 तो नहीं आएगा भाई। इनर प्रोडक्ट से क्या आएगा? मस्ट बी 0 इफ दे आर ऑर्थोगोनल। 0 आएगा सर। हाँ, वो उस बेचारी ने कुछ नहीं समझ आएगा। के बोला, बाकी को तो पता नहीं समझ में भी आया या नहीं समझ में आया। ये 3 वेक्टर्स है U1 U2 U3, तो अगर मैं U1 ट्रांसपोज U2 ले लूं या U2 ट्रांसपोज U3, पक्की बात है 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन गलत की है। मैं ये कैलकुलेशन कर नहीं रहा, मेरे पास इतना बेकार टाइम नहीं है, ये सब बच्चों वाली कैलकुलेशन है। तो ये आपके पास 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 -1/√2 √2/3 √2/3 and -1/3 √2। If I multiply these two together, ये करके देख लेना, I must get a 0। दूसरी बात, इसलिए U2 ट्रांसपोज U3 you must get a 0। अगर नहीं कर रहे तो ग्राम-श्मिट गलत लगाया तुमने, तो ऑर्थोगोनल नहीं प्रोड्यूस हुए। दूसरी बात यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि द नॉर्म शुड बी 1। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लेता हूँ U3 को और इसका मैं नॉर्म निकालता हूँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर ये 1 नहीं आ रहा तो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब ये ये गलत प्रोसीजर अप्लाई किया। तो ये है कि ये पूरा प्रोसेस है ग्राम-श्मिट का, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और बहुत जगह अप्लाई होता है ये। लेकिन ये प्रोसेस कम से कम आप हाथ से कैलकुलेशन करोगे, थ्योरी आपको समझ में आएगी, देन यू विल बी एबल टू डू मच बेटर बहुत सारी चीजों में। वी स्टार्ट लेक्चर 7
और वो आपके पास लीनियर सिस्टम थ्योरी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मेरा बहुत मूड था कि अब एसवीडीज करवाऊं, लेकिन टाइम अलाउ नहीं करता क्योंकि ये पता नहीं एक हफ्ता शायद रिड्यूस हुआ है। और मैं ये इसलिए भी करवा रहा हूँ, और फिर कल भी क्लास होगी ताकि ये जो असाइनमेंट मैं दूंगा वो लीनियर सिस्टम मतलब इसकी होगी, ताकि वो क्योंकि 2 मेजर असाइनमेंट्स होंगी ताकि जिससे आपका सेशनल बन जाए मिड टर्म से। मेरे पास क्योंकि एक क्लास बीच में और मिस हुई थी, वो मिड टर्म में जो आपने मतलब ये कि क्लास का कहा था कि भाई मिड टर्म आगे कर लो, तो वो एक क्लास ज़ाया हो गई थी। तो ये कि अगर हुआ तो शायद मैं अगले हफ्ते क्लास ले लूँ एसवीडीज की, और फिर वो एग्जाम में मैं इंक्लूड कर दूं, लेकिन असाइनमेंट वो यहाँ तक आएगी। लेकिन कल क्लास है ताकि ये लेक्चर 7 पूरा खत्म हो। लेक्चर 7 इज अ ह्यूज लेक्चर। और जो आपके पास क्या असाइनमेंट है वो यहीं से होगी, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट। दोबारा यहाँ पे मतलब शायद लोगों को जहन में हो या ना हो, इस कोर्स के 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट आपके पास जो था वो आपके पास डील करता था x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu और y इज इक्वल टू cx प्लस du से। और जो पार्ट 2 आपके पास है, द पार्ट 2, वो आपके पास y इज इक्वल टू ax से डील करता है। ये मैं शुरू में बात कही थी। तो ये इस a को समझाने के लिए ये 3-4 लेक्चर्स थे। जो a का इंटरनल आपके पास पूरा उसका मैट्रिक्स का आपके पास उसके वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, और लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होती है, ऑर्थोगोनल्स क्या होते हैं, ये सब बातें। तब हम इसकी एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। अच्छा, क्योंकि ये कि मैथ्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता ना, या उनको मजा नहीं आता बिल्कुल उसके अंदर। मैं इसकी पहले फाइनल एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो ये सब मैंने इंटरनेट से ये इसलिए जानबूझ के उठाई क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई चीज़ अगर यहाँ बताऊंगा ना तो वो बिल्कुल इतनी अपील नहीं करती है। यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने एक वेबसाइट से ली हैं। उसके अंदर आपके पास ये मॉडलिंग है, और ये जब मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब ये कि मेरे पास नॉइजी डेटा है, उससे मुझे मॉडल बनाना है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। और ये वाली एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, क्या बोलते हैं आपके पास वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, और आपके पास ये कि जितने भी ये वाले मॉडल्स हैं इसमें डेटा आपके पास गिवन होता है और आपको कोई मॉडल उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो वहां से आपको वहां पे ये पूरी थ्योरी की बहुत एप्लीकेशन है जिसको हम लीस्ट स्क्वायर्स कहते हैं, लीस्ट स्क्वायर्स मॉडलिंग। ये तो ब्लरी सिग्नल्स में आ गया आपके पास, और जिसको ब्लरी सिग्नल्स को इम्प्रूव करना है। और दूसरा हमारे पास जो है वो मतलब अंडर डिटरमिन, ओवर डिटरमिन, ये क्या चीज़ होती है सभी मैं समझाऊंगा। और अगर हम क्लास में होते हैं ज़रूर इसका जो है ना मैं एक प्रेजेंटेशन आप लोगों से बनवाता ताकि आप लोगों को जेन्युइन आइडिया हो कि ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब ये अप्लाई होती है। ये 2 मेथड्स हैं, मतलब अगला जो कोर्स ऑप्टिमाइजेशन उसके अंदर इसकी बहुत मतलब ये कि डिटेल्स हैं इसकी, मतलब इसी पे प्रेडिक्टिंग दिस ब्रेस्ट कैंसर, और ये इसके अंदर मतलब ये प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। आज भी एक पीएचडी डिफेंस था मेरे एक स्टूडेंट का, तो उसके अंदर भी एक ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था कि प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना बहुत ज़रूरी है फॉर द पीएचडी। मतलब ये है कि एक तो उसको टेक्नोलॉजी लेवल पे सॉल्व करने की बात होती है कि टूल्स अवेलेबल हैं उसके अंदर आपने किया और सॉल्व कर दिया। दूसरा आपके पास ये है कि जी यू शुड बी नोइंग द मैथ्स, और बाज़ दफ़ा मैथमेटिकली वो चीज़ आपने गलत फॉर्मुलेट की होती है तो आपके सिमुलेशन तो रिजल्ट्स दे रहे होते हैं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और वो चीज़ प्रैक्टिकली वैलिड बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे the task of solving a set of simultaneous linear algebraic equations is frequently encountered by engineers and scientists in all fields. Many problems of estimation, control systems identification, control system identification या अलग field हो गई, pole placement, optimization depends on the solution of simultaneous equations. And the properties of controllability and observability of linear systems and are conditions which directly relate to the ability to solve a set of simultaneous equations. ये controllability, observability ये बहुत ज़्यादा डिटेल में selected topics and controls 1 के अंदर आता है कि अगर आपके पास सिस्टम कंट्रोलेबल है ही नहीं तो यू कैन नॉट डिजाइन अ कंट्रोलर। ऑब्जर्वेबल नहीं है तो सेंसर मतलब ऑब्जर्वर्स डिजाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिजाइन मैथमेटिकल सेंसर्स व्हिच कैन सेंस द रीडिंग्स। ये कॉन्सेप्ट है जो वहां पर आता है। द स्टेबिलिटी एंड नेचुरल मोड्स ऑफ अ सिस्टम are determined by the solution of an eigenvalue problem which involves solution of simultaneous equations. Simultaneous equations बहुत जगह आती हैं। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर विलियम ब्रॉगन से ली गई हैं। ये कंसिडर सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, और ये आपके पास इन मैट्रिक्स नोटेशन दिस इज सिंपली ax इज इक्वल टू y। ये आपके पास जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं अगर आप गौर से देखें ax इज इक्वल टू y, तो ये a मैट्रिक्स आपके पास हो गया, ये x हो गया, और ये आपके पास y मैट्रिक्स हो गया।
तो आपके पास आपके पास y1 y2 ये आपके पास yn तक हो गया, ये आपके पास x1 से लेके आपके पास xn तक हो गया। इसका डायमेंशन मैं भी बताता हूँ क्या है। ये आपके पास हो गया a11 a12, यहाँ से हो गया a1n और a21 और a2n और am1 से लेके amn। तो ये m क्रॉस n का डायमेंशन है इसका। इसका आपके पास Rn है और इसका आपके पास Rm है। तो यहां पर ये क्या चीज है, अगर मैं कहूं कि ये जो मैट्रिक्स A आपके पास है, ये मैट्रिक्स A मैपिंग करता है, दिस मैट्रिक्स A इट डज दिस मैपिंग ऑफ x टू y, और ये आपके पास जो इनपुट आपके पास स्पेस है दैट इज Rn, आप एक वेक्टर देंगे दैट इज n डायमेंशनल वेक्टर और रिजल्टिंग चीज आपको मिलेगी दैट इज m डायमेंशनल वेक्टर। तो मतलब ये बहुत अगर कॉमन सी चीज है, मैं अगर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, मेरे पास मतलब ये कि 10 तरह की मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और मैं कन्वेयर बेल्ट पर उनकी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। तो अब इस प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे मेरे पास इनपुट वेक्टर आ रहा है that n can be very large, that n can be let's suppose 100, और यहाँ पे m मेरे पास जो है ना only 15, तो 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। तो ये कि ये जो आपके पास 100 डायमेंशनल एक आपके पास वेक्टर आ रहा है, तो ये कि मुझे मैट्रिक्स A जो है जब वो मैप करता है तो वो इन 15 में से किसी एक पर मैप करता है। तो वो बोलते हैं या फिर ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है या दूसरा है या तीसरा है या 8वां है या 15वां है, ठीक है। तो ये बहुत जगह यूज होती है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपके पास ये X बहुत सारे सेंसर्स हो सकते हैं और आपके पास A आपके पास एक मेजरमेंट मैट्रिक्स है और अल्टीमेटली Y आपके पास सर्टेन डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं जो मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट सेंसर वैल्यूज की और आपके पास आउटपुट बनता है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है मतलब इंजीनियरिंग के अंदर। ये तो मैंने एक दो एप्लीकेशंस दी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, हर जगह बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस है। तो बहरहाल ये A इज अ मैपिंग। पहले मैं A को आपको कह रहा था कि वो आपके बेसिस वेक्टर्स होते हैं, हम उसको इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, हम उसको इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं कि A is a transformation matrix which transforms a vector in n dimensional space to a vector in m dimensional space। और ये हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जितनी भी आपके पास ये सब साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती हैं। नाउ आई हैव टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जितने सारे मैंने पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर बहुत सारी डेंस मैथ्स जो है ना वो मैंने बहुत ज्यादा अवॉइड कर दी है, मैं नहीं इंक्लूड करता क्योंकि फिर ये कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन कम से कम ये बेसिक बातों का आपको पता होना चाहिए। The elements aij of the m cross n matrix A are known। वो कहता है कि जी आपके पास जो मैट्रिक्स A है वो नोन है, जो मैपिंग मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो आपके पास नोन है। The scalar components of yi of the m cross 1, तो आपके पास ये वेक्टर्स आर आल्सो नोन। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह करके लिखूं कि y इक्वल टू ax, तो मैं ये कहता हूँ आपके पास कि जी मेरे पास लेट्स सपोज ये भी नोन है और ये भी मेरे पास नोन है और ये मेरे पास अननोन है। x जो मेरे पास है वो अननोन क्वांटिटी है। The scalar components, अच्छा, the n cross 1 vector x contains the unknowns which are to be determined। तो ये जो है ना आपके पास इनको मुझे डिटरमिन करना है, x को मुझे डिटरमिन करना है। Any vector x which satisfy all these equations is called a solution, जो कि बाज़ दफा इंजीनियरिंग हमारे डोमेन्स के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, x की वैल्यू हमारे पास नहीं निकल पाती। Not every set of simultaneous equation has a solution, मतलब ये कि most of the cases हमारे पास solution नहीं एग्जिस्ट करते। Depending on the rank and size of matrix A, we have three possibilities: fully determined system, over determined system and under determined system। तो हमारे पास ये तीन तरह के केसेस बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके लिए ये बातें बिल्कुल एकदम नहीं है और ये कि बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस फुली डिटरमिन्ड सिस्टम जो हमने मतलब ये कि अंडर ग्रेड में, बल्कि ये है कि अपने इंटर में कॉलेज लेवल में पढ़ा होगा कि मेरे पास लेट्स सपोज दो इक्वेशंस है, मैं वैसे ही बनाता हूँ दो इक्वेशंस समझाने के लिए सारी बात कि जी मेरे पास एक ये इक्वेशन है और मेरे पास एक ये इक्वेशन है और मुझे क्या करना है, मुझे डिटरमिन करना है दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बेसिक प्रॉब्लम आपके पास है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास लेट्स सपोज इसकी इक्वेशन है 2x + 3y = 7
और मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है मैं कहता हूँ 8y माइनस 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, आई एम वर्किंग इन R2। मुझे इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है y इक्वल टू ax में। जब मुझे y इक्वल टू ax में फॉर्मुलेट करना है तो व्हाट आई विल डू, ये मुझे पता है कि ये मेरे पास ये वेक्टर a हो गया, ये x हो गया, ये मेरे पास y हो गया। तो मेरा नोटेशन कहता है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू ax। अच्छा मेरे पास x और y यहाँ पे, अच्छा मुझसे गलती हो गई है, मुझे इक्वेशंस, क्योंकि आप टोटल कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास ये जो है स्पेस, जो मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने उसको अपनी मर्जी से बदल दिया। मैं उसको लिखता हूँ u और v के अंदर, मेरी मर्जी, मैं इस तरह करके लिख रहा हूँ उसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये यहाँ पे आपके पास हो गया 2u प्लस 3v, और यहाँ पे आपके पास हो गया 8u प्लस 9v। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मेरे पास ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, R2 के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दैट इज आई वांट टू डिटरमिन द सॉल्यूशन। आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन। आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज है, अब मैं ए मैट्रिक्स को लिखता हूं, तो मैं किस तरह लिखूंगा, 2 3 8 और 9, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा u एंड v, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 7 और 3। तो आपके पास ये हो गया अननोन, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। अच्छा ये मुझे पता है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है A और जो इन्वर्टेबल है, तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही सिंपल काम है कि जी अगर मुझे x डिटरमिन करना है, मुझे अननोन डिटरमिन करना है, तो मैं बहुत सिंपल काम करूंगा। व्हाट आई विल डू, मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी a इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास a इनवर्स से i हो जाएगा और मेरे पास a इनवर्स y बच जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स y व्हिच इज 2 3 8 9 का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 7 3 विल गिव मी अ सॉल्यूशन। लेट्स सपोज इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल मैं गलत और आर्बिट्री लिख रहा हूं, मैं कहता हूं जी वो आपके पास आया -1 3 माइट बी विच इज रॉन्ग। मुझे पता है गलत है, लेकिन समझाने के लिए। तो ये आपके पास चीज जो है ना, ये सॉल्यूशन इसका बना, ये सॉल्यूशन इसका बना। दिस इज इनकरेक्ट। मैं इसलिए क्योंकि YouTube की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ ऐसा ना हो बाद में बोलें कि भाई इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता। ये सिंपल जो है ना आपके पास, ये आर्बिट्री है। तो ये मैंने प्रॉब्लम एक सेटअप किया कि ये मेरे पास अगर दो इक्वेशंस हैं और ये कि उनको मैंने अपना प्रॉब्लम मैंने सेटअप किया y इक्वल टू ax में और मैंने सॉल्व किया, आई गेट द सॉल्यूशन। लेकिन ये वाला वो वाला केस है जिसको हम कहते हैं फुली डिटरमिन्ड। ये सबसे सिंपल केस है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। असल हमारा जो इंजीनियरिंग के अंदर जो मेन एम होता है वो असल में इन दोनों को देखना होता है, ओवर डिटरमिन्ड और अंडर डिटरमिन्ड। ओवर डिटरमिन्ड लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व होते हैं, अंडर डिटरमिन्ड हमारे पास लीस्ट नॉर्म सॉल्यूशंस होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स के अंदर ये बातें बहुत डिटेल में आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये यहाँ पर इस लेवल पे कम से कम इसकी मॉडलिंग आपको बनना चाहिए कि लीस्ट स्क्वायर्स बनता कैसा है, ये है क्या प्रॉब्लम, और अंडर डिटरमिन्ड के अंदर आपके पास लीस्ट नॉर्म कैसे बनता है, ये होता क्या सॉल्यूशन है। चैट विंडो पे किसी ने कुछ बात लिखी है, अब पता नहीं वो अगर माइक खोल के आप बोल दें तो ज्यादा बेहतर है। कौन आदमी है ये? अच्छा इनवर्स लिखा था सर मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, एफाज साहब जो है ना, ये इनवर्स ऑफ ए। अच्छा इनवर्स ऑफ ए, अच्छा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कर दो भाई उससे, ताकि वो एक्स वाई का असल कोऑर्डिनेट पता चल जाए। भाई एफाज ने जो लिखा है मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। वो इनवर्स ऑफ ए जो है ना, हमारे पास बड़े काबिल लोग बैठे भाई माशाल्लाह यहाँ पे। एक सेकंड ठहरो। इनवर्स ऑफ ए इज दिस वन। ये एफाज ने मुझे क्विकली कंप्यूट कर दिया, और इसको एफाज इससे मल्टीप्लाई भी कर दो 7 3 से। इसका फॉन्ट बड़ा करके 14 कर दिया, ठीक है। बहरहाल ये कि ये बहुत सिंपल काम है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। अच्छा ये कि हमारे पास असल बात जो शुरू करनी है वो कैसे, मैंने आपको बता दिया। फुली डिटरमिन्ड सिस्टम, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। जितने मेरे पास इक्वेशंस हैं मेरे पास उतने ही सर -9 और 8.33 आ रहा है। -9 और 8.33, वाह भाई वाह। तो ये मेरे पास गुड, जज़ाकल्लाह। तो ये मेरे पास हो गया -9 और 8.33, ठीक है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है।
और ये आपको बस यहाँ अंदाजा हो गया। 3 केसेस फुली डिटरमिन्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये मैंने डिस्कस कर लिया। फुली डिटरमिन्ड सिस्टम, नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो नंबर ऑफ इक्वेशन मुझे कैसे पता चलती है कि जी मेरे पास 2 इक्वेशंस थी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स थे, और ये मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन इसका बनता है इफ ए इज फुल रैंक। अगर ए फुल रैंक होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि अगर हो सकता है अगर ये इक्वेशन ओवरलैपिंग हो, मतलब इसके बहुत सारे केसेस है, मतलब एक केस आपके पास ये अगर ये ओवरलैप कर जाए तो आपका रैंक इसका 1 हो जाएगा। जब रैंक 1 हो जाएगा तो आपके पास यू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, आपके पास एक सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गई है। तो अगर ये इफ दिस इज फुल रैंक देन यू कैन डू दिस थिंग, दिस इज अ सॉल्यूशन, x स्टार इज अ सॉल्यूशन a इनवर्स y, और a इनवर्स आप कंप्यूट कर लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है और यू कैन कंप्यूट इट, ठीक है। अच्छा, ये असल मसले का केस है, ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो कि इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा आता है। चाहे उसको आप जो है ना वो किसी फील्ड में भी ले जाएं, किसी फील्ड में, यू टेक इट इन एनी फील्ड, तो ये कि वहां पे आपको ये मॉडलिंग जो है ना ये लाजमी करनी पड़ती है, और लीस्ट स्क्वायर्स बहुत ज्यादा यूज होता है। नंबर ऑफ इक्वेशंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन्स। अच्छा, मैं इस मैथ्स, क्योंकि अभी टाइम भी बिल्कुल एंड हो रहा है, तो ये कि क्योंकि ये कल हम शुरू करेंगे, पहले मैं डायरेक्टली इस पे वहां चला जाता हूँ जो मैंने ड्रॉ करके, ये मैंने ये चीज, ये नॉर्मल केस है हमारे यहाँ, ये हमारे पास ये डॉट्स है ना, ये डेटा पॉइंट्स है, ये डेटा पॉइंट्स, ये कहीं से ये सेंसर का डेटा आ रहा है, या वेदर का डेटा आ रहा है, या आपके पास करेंसी का डेटा आ रहा है, कुछ भी, ये लॉट्स ऑफ डेटा। और मुझे क्या करना है, मुझे एक मॉडल बनाना है। मॉडल इज आइदर द रेड लाइन और द ग्रीन लाइन और द पर्पल लाइन, ये आर द मॉडल। मुझे ये चूज करना है कि जी मुझे जो है ऐसा मॉडल बनाना है जो मुझे जब उसको एक्स्ट्रापोलेट करूं या इंटरपोलेट करूं तो मुझे बेस्ट आंसर वो दे। मैंने एक मॉडल बना लिया। अब आप देखें सिंपल, आपके पास बाज़ दफा हम डायोड का भी मॉडल बनता है, हमारे पास हर चीज का मॉडल बनता है। तो ये कि हमारे पास सेंसर्स के अंदर बहुत दफा उसका लीनियर रीजन होता है, उसका नॉन लीनियर रीजन होता है। तो ये कि वी टेक द डेटा, ऑपरेटिंग डेटा, और उस पर फिर हम मॉडल फिटिंग करते हैं। तो ये इट कम्स फ्रॉम ऑल दिस मैथ्स। मेरे पास ये बहुत सारा डेटा है, ठीक है, एक्स वाई का मेरे पास डेटा आता जा रहा है, और वो मैंने यहाँ पे जो है ना डालता जा रहा हूँ। ये सारा डेटा मैंने एक्वायर कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मैंने जो है ना एक सर्टेन ऑपरेटिंग रेंज के अंदर मैंने अपना डेटा गैदर किया। दिस इज माय ऑपरेटिंग रेंज, इसके अंदर मैंने अपना डेटा गैदर किया, ऑपरेटिंग रेंज। अब मुझे क्या काम करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे मसले की वजह से मुझे आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन हियर, व्हाट विल हैपन हियर। तो ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब आज जो पूरी डेटा साइंस और पूरी सब वो चल रही है, उसके अंदर सारा मसला ये है कि यू लर्न, एंड व्हेन यू हैव लर्नड वेल देन यू कैन प्रेडिक्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज है कि आपके पास डेटा है, आपके पास ये 3 डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे गिवन है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज मॉडल 1, दिस इज मॉडल 2, दिस इज मॉडल 3। इनमें से कोई मॉडल मुझे चूज करना है, या कोई ऐसा मॉडल जो आपके पास बेस्ट फिट हो इसके अंदर। हम बेस्ट फिट किस लिहाज से कहते हैं, हम बेस्ट फिट इस लिहाज से कहते हैं कि मैं ये आखिरी बात कहता हूँ, मैं लेक्चर एंड करते हैं क्योंकि फिर मैं कल यहीं से शुरू करूंगा, और कल मैं सोच रहा हूँ कि शायद लेक्चर, मतलब मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम पे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो ये, सर 3 बजे के बाद ही करेंगे क्योंकि लैब भी होती है। क्या चीज? सर 3 बजे के बाद ही कीजिएगा। हाँ, नहीं 3 बजे के बाद ही होगा, डेफिनेटली 3:15 3:30 पर ही होगा वो चीज, मतलब वो ऐसा नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे बेस्ट लाइन बस चूज करनी है, और बेस्ट लाइन तो कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करते हैं ना। हाँ एफाज, वो कॉस्ट फंक्शन आपके पास वो बनता कैसे, वो है क्या, मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स है और मेरे पास ये मॉडल है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये जो एरर है, ये जो एरर है, मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूं। मैं इस पॉइंट को पता नहीं कहां पे अभी जा रहा है बार बार। ये आपके पास है x1 पर, आपके पास है ये y1, तो ये हो गया x1 y1, ये आपके पास हो गया x2 y2, ये हो गया आपके पास x3 y3। मेरा मॉडल मुझे बनाना है, माई मॉडल इज दिस ऑरेंज लाइन, माई मॉडल इज y इज इक्वल टू, लेट सपोज बहुत सिंपल टर्म में 7x + 8y। ये जो है ना 7x 8y, ये मेरे पास पैरामीटर है जो मुझे डिटरमिन करना है। cx + dy, parameters to be determined, parameters to be determined। ये मेरा मॉडल है ऑरेंज में जो लिखा हुआ है, और मेरे पास मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरा मॉडल तो मुझे यहाँ x1 पे प्रोड्यूस करेगा वो y1 हैट, और यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा वो y2 हैट,
और यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा वो y3 हैट। तो मैं ये कहता हूं कि y1 माइनस y1 हैट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 हैट का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द एरर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर्स must be minimized. y3 minus y3 hat square, the sum of all this must be minimized. ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, दिस इज माय कॉस्ट फंक्शन। कि मैं कहता हूं कि आपके पास एरर का जो स्क्वायर है उसका सम है, उसको मिनिमाइज करो, इसको लीस्ट स्क्वायर्स कहते हैं, ये बहुत जगह यूज होता है। आई विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम हियर इंशाल्लाह। मैं पिछली वाली स्लाइड पे वहां पे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत आगे जाके इसको सिर्फ बता दिया, इसकी मैथ सब यहाँ पे आएगी। आई स्टॉप हियर, दिस इज 21 नवंबर 2020। ठीक है, चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।